नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सी दिलचस्प खबरें हैं। आपकी जेब पर कोरोना वायरस ने कितना असर डाला? हो सकता है कि आप कहें कुछ नहीं, या ये भी कह सकते हैं कि हमारी नौकरी चली गई या हमारी तनख्वाह में कटौती हुई। लेकिन इस कोरोना की वजह से आपकी जेब पर जो असर पड़ा है वो आपको शायद पता भी नहीं चल सका। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिसको इस बारे में पता नहीं चला, तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने आपकी जेब पर 27,000 रुपये का असर डाला है। ये हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये फैक्ट सामने आए हैं। 17 अगस्त को SBI की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से रियासती हुकूमतों को 38 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान होने का अंदेशा है। ये नुकसान कितना बड़ा है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि नुकसान की रकम सभी रियासतों की कुल GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का करीब 17% है। जिन रियासतों में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के करीब 7 लाख मामले हो गए हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही होगा। महाराष्ट्र को इस साल GDP में 5,39,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। यानी कोरोना से जितना नुकसान इस साल हो सकता है, उसमें से 14.2% अकेले महाराष्ट्र में होगा। तेलंगाना में 1,11,000 केसेस हैं और इससे 2,53,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। यानी हमारे एक साल के बजट से भी ज़्यादा, और ये मुल्क के मजमूई नुकसान का 6.7% है। मुल्क के हर शख्स को कम से कम 27,000 रुपये का नुकसान होने का खदशा है। जिस महाराष्ट्र की GDP को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वहाँ के हर शख्स को 38,841 रुपये का नुकसान होने का अंदेशा है। जबकि दिल्ली वालों के लिए यह आंकड़ा और भी ज़्यादा है। हर दिल्ली वाले को 87,223 रुपये का नुकसान हो सकता है। तेलंगाना में हर शख्स को 67,883 रुपये का नुकसान होने का अंदेशा है। हालांकि जिन रियासतों की आबादी कम है, वहाँ के लोगों की जेब पर असर भी ज़्यादा पड़ने वाला है। जैसे कोरोना की वजह से गोवा की GDP को 16,518 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इस वजह से गोवा में रहने वाले हर शख्स को 1,05,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान होने का अंदेशा है। हर साल बजट आता है, रियासती हुकूमतों का भी और मरकज़ी हुकूमत का भी। इस बजट में सरकार बताती है कि उसे इस साल कितनी आमदनी यानी रेवेन्यू मिल सकती है और कितना खर्च हो सकता है। जब रेवेन्यू कम हो और खर्च ज़्यादा हो तो घाटा बढ़ता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकारें उधार लेती हैं। इसे स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। इस लोन को RBI मैनेज करता है। डेटा पर काम करने वाली वेबसाइट फैक्टली की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से रियासती हुकूमतों ने स्टेट डेवलपमेंट के ज़रिए बहुत सा कर्जा ले लिया है। इस डेटा के मुताबिक इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच 4 महीनों में रियासती हुकूमतों ने 1,88,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उधार लिया है। जबकि पिछले साल अप्रैल से जुलाई के बीच सरकारों ने 1,32,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। यानी इस साल सरकारों ने पिछले साल के मुकाबले 42% ज़्यादा कर्ज लिया है। सबसे ज़्यादा कर्ज अप्रैल में लिया गया। इस साल अप्रैल में रियासती हुकूमतों ने 55,332 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जबकि अप्रैल 2019 में यह कर्ज 29,572 करोड़ रुपए था। हालांकि मई से जुलाई तक हर महीने सरकारों ने 44 से 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। कोरोना वबा की शुरुआत के साथ ही हेल्थ एजेंसियों और हुकूमतें इन्फेक्शन से बचने के लिए लोगों को हाथ धोने और सफाई रखने की सलाह दे रही हैं। अब वो लोग भी किसी भी चीज़ को छूने या किसी से मिलने के फौरी बाद हैंड वॉश खोजने लगे हैं, जो पहले सिर्फ खाने के वक्त ही हाथ धोते थे। ये कोरोना के वक्त में न्यू नॉर्मल है, क्योंकि वैक्सीन नहीं आने तक आप ऐसा कर खुद को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए बार बार हाथ धोने या सफाई बनाए रखने के लिए एक ही चीज़ को कई बार दोहराना नया नहीं है। ये लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की वजह से बार बार हाथ धोते हैं। हालांकि मेडिकल नज़रिए से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि OCD एक संगीन जहनी बीमारी है। नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया के मुताबिक हर 100 लोगों में से 2 से 3 लोग इस बीमारी से मुतासिर होते हैं। ये बीमारी मर्द और ख़वातीन को बराबर मुतासिर करती है। NHP के मुताबिक इस बीमारी की शुरुआत आम तौर पर 20 साल की उम्र में हो जाती है। हालांकि ये 2 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के शख्स को हो सकती है।
फोर्टिस हेल्थ केयर में मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज डिवीजन की हेड और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कामना छिब्बर कहती हैं कि ओसीडी एक बीमारी होती है, ये इंसान की नॉर्मल लाइफ को मुतासिर करती है, साथ ही रिलेशनशिप और प्रोडक्टिविटी पर असर डालती है। मरीजों को सोच या बर्ताव की सतह पर काफ़ी तकलीफ होती है, उनके लिए कोई हालत कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि दिल में कई चीज़ें बार बार चल रही होती हैं। डॉक्टर छिब्बर के मुताबिक ओसीडी बीमारी में दो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्सेशन और कंपल्शन। ऑब्सेशन में कोई सोच, कोई आइडिया होता है जो इंसान के मन में बार बार आता है, इस पर कंट्रोल नहीं होता। कई बार ऑब्सेशन होता है तो बर्ताव में कंपल्शन भी आ जाता है, जैसे हाथ धोने या क्लीनिंग जैसे कामों से मरीज मन की घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। छिब्बर ने बताया कि ओसीडी बायोलॉजिकल और न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस बिगड़ने की वजह से होती है। इसके इलाज में दवाइयों और साइकोथेरेपी का बड़ा रोल होता है। थेरेपी में सीबीटी के तरीके काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम को करीब 2 दहाकों से पाल रहे पाकिस्तान अब उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन इसमें भी वो अपने ही जाल में फंस गया है। हुकूमत उसे हिंदुस्तान को सौंपने तैयार हो सकती है, लेकिन फ़ौज इसके लिए तैयार नहीं है। फ़ौज उसे पाकिस्तान से बाहर कहीं मार देना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत दोनों को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि अक्टूबर में पाकिस्तान को फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी FATF के सामने दहशतगर्दों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा सौंपना है। और अनजाने में ही सही, पाकिस्तान ने पिछले दिनों ये मान लिया था कि दाऊद पाकिस्तान में है। फिलहाल लंदन में रह रहे पाकिस्तानी राइटर डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा ने दाऊद को लेकर पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत की कशमकश का खुलासा किया है। मिर्ज़ा ने अपने एनालिसिस में लिखा है कि पाकिस्तान को अगर दिवालिया होने से बचना है तो FATF की हर शर्त को पूरा करना होगा, क्योंकि इसके बिना वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक उसे कर्जा नहीं देंगे। वो जुलाई 2018 से ग्रे लिस्ट में है। दहशतगर्दों पर सबूतों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अक्टूबर में ब्लैक लिस्ट होने का खतरा सिर पर है। अब दाऊद पर भी फैसला करना ही होगा, क्योंकि इमरान सरकार मान चुकी है कि दाऊद कराची में है। हिंदुस्तान दुनिया को इसके कई सबूत कई सालों से दे रहा है। 1980 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी फ़ौज ने ड्रग तस्करी को कमाई का जरिया बनाया। अफगानिस्तान से अफीम और हेरोइन ले जाते फ़ौज दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के जरिए इनकी इंटरनेशनल सप्लाई करती, यानी ड्रग सप्लाई दाऊद के गुर्गे करते, करोड़ों डॉलर कमाई होती और फिर बंटवारा। फ़ौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बनाया ही इसलिए गया था ताकि तस्करी में दिक्कत ना हो। कमाई का एक हिस्सा दहशतगर्द तैयार करने और मदरसे बनाने पर खर्च हुआ। सियासी कायदीन, जजों, सहाफ़ियों को मोटी रकम दी जाती ताकि वो किसी भी हालत में मुँह ना खोलें। यूरोप, मिडल ईस्ट और अमेरिका में लाखों डॉलर से प्रॉपर्टीज़ खड़ी की गई। 2015 में पाकिस्तानी मॉडल अयान अली इसी रैकेट की वजह से गिरफ्तार हुआ था। 2012 में कस्टम ऑफिसर हबीब अहमद ने कहा था कि पाकिस्तान से हर साल 2000 टन हेरोइन स्मगल की जाती है। अफगानिस्तान में हर साल 6000 टन अफीम पैदा होती है। ड्रग्स की काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर के अलहदा पसंद कायदीन के पास भी पहुंचता है। इनमें यासीन मलिक, अलीशा गिलानी और कुछ दूसरे नाम भी शामिल हैं। कश्मीर में दहशत की आड़ लेकर तस्करी की जाती है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुंबई पुलिस ने दाऊद के नेटवर्क को करीब ख़त्म कर दिया। 2003 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया। अब पाकिस्तान ने जिन 88 दहशतगर्दों पर दिखावे का एक्शन लिया है उनमें दाऊद का नाम भी शामिल है। FATF की शर्तें पूरे किए बगैर पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिलने वाला। ड्रग्स का धंधा अब लगभग ख़त्म हो चुका है, लिहाजा हुकूमत और फ़ौज के पास कोई रास्ता नहीं, वो फंस गए हैं। अगर दाऊद पर कार्रवाई होगी तो इसके सबूत देने होंगे। अब तक दाऊद की मुल्क में मौजूदगी से इनकार करता रहा पाकिस्तान, किस मुंह से दुनिया का सामना करेगा? फ़ौज उसे ज़िंदा रखना नहीं चाहती, वो उसे मार तो सकती है लेकिन ये राज छुपा नहीं पाएगी। फ़ौज ने दाऊद को बाहर ले जाकर ख़त्म करने के लिए उसका कॉमनवेल्थ कंट्री डोमिनिका से पासपोर्ट बनाया, उसे किसी कैरेबियन कंट्री भेजने का प्लान बनाया, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़र के चलते ये इरादा कामयाब नहीं हो पाया। दाऊद पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर दाऊद मारा गया तो फिर इमरान की कुर्सी भी नहीं बचेगी। फ़ौज की कशमकश तो अपनी जगह है ही। बाबरी मस्जिद का मुतबादिल मस्जिद
धन्नीपुर में बनाने के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन तामीराती काम शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन तनाज़े का शिकार हो गया है। दरअसल इस ट्रस्ट को मस्जिद तामीर के साथ साथ अयोध्या की मुतनाज़िया ज़मीन के बदले हासिल 5 एकड़ अराजी में बनने वाले हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेंटर बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। अब कुछ वकला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि इस ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदे भी शामिल होने चाहिए। अर्जी वकील शशिर चतुर्वेदी और क्रूने शुक्ला के जरिए दाखिल की गई है, जो कि अयोध्या मामले में हिंदू फरीक की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने दाखिल अर्जी में कहा कि अयोध्या में अमनो अमान और खैर सुगाली बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि मस्जिद तामीर के लिए तश्कील ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदा शामिल हो। इसमें यह भी कहा गया है कि यूपी हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर अमल करते हुए अयोध्या ज़िले वाक़े धन्नीपुर गाँव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन दी। 29 जून को वक्फ बोर्ड ने ज़मीन पर मस्जिद और अवामी सहूलियात की कुछ दीगर चीज़ें बनाने का इंतज़ाम देखने के लिए IICF नामी ट्रस्ट का ऐलान भी कर दिया, लेकिन इस 15 रुपये ट्रस्ट में कोई भी सरकारी नुमाइंदा शामिल नहीं है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए। अर्जी दहिंदा का कहना है कि मस्जिद तामीर के लिए मुल्क से ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक से भी चंदा आ रहा है। जब वहाँ मस्जिद, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर वगैरह तामीर हो जाएगा तब वहाँ हज़ारों लोग आएंगे और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्ट के काम और वहाँ आने वाले लोगों पर हुकूमत की भी नज़र रहे। इसके लिए ट्रस्ट में कुछ सरकारी नुमाइंदों को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट का बुनियादी काम मस्जिद की तामीर और उसका इंतज़ाम देखना है। इसीलिए पिटिशनर्स ने मशवरा दिया है कि सरकारी नुमाइंदे मुस्लिम तबके से ही रखे जाएँ। अर्जी में अदालत से गुजारिश की गई है कि वो हुकूमत को मस्जिद तामीर के लिए एक ऐसे ट्रस्ट की तश्कील से मुतालिक हिदायत दे जिसमें कुछ सरकारी नुमाइंदे भी शामिल हों। और इस सिलसिले में राम मंदिर तामीर के लिए तश्कील ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का हवाला दिया गया। अर्जी में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मुतनाज़िया पूरी ज़मीन हिंदू फरीक को देते हुए हुकूमत को मंदिर तामीर और इंतज़ाम देखने के लिए जो ट्रस्ट तश्कील देने का हुक्म दिया था, उसमें मरकज़ी और रियासती हुकूमत के नुमाइंदों को शामिल करने का भी हुक्म दिया गया था। पिटिशनर का यह भी कहना है कि अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन देने के लिए कहा था, जो उसे मिल भी गई है, लेकिन मस्जिद वगैरह तामीर और उसकी देखरेख में सरकार का कोई किरदार तय नहीं किया गया, लेकिन इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। अयोध्या मामले में हिंदू फरीक के वकील रहे दोनों अर्जी दहंदगान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को तारीखी फैसला सुनाते हुए अयोध्या के मजहबी और सकाफती अहमियत को पहचाना था। ये कहा था कि वहाँ मुस्तकिल तौर पर अमन कायम करना बहुत ज़रूरी है। अदालत के इसी जज्बे के मुताबिक मस्जिद के लिए बनाए गए ट्रस्ट में भी हुकूमत के नुमाइंदों को रखा जाना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कोरोना वायरस वबा के बीच में NEET JEE एग्ज़ाम कराए जाने की मुखालिफत हो रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई तलबा तंजीमें इसके खिलाफ हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि इम्तिहानात तय वक्त पर यानी JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और NEET 13 सितंबर को मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक का दावा है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स लगातार दबाव बना रहे हैं। JEE एग्ज़ाम के लिए 80% तलबा पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि JEE के लिए रजिस्टर्ड 8,58,000 तलबा में से 7,25,000 उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। हम तलबा के साथ हैं। मरकज़ी हुकूमत का स्टैंड जैसा है उससे तो यही लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल करने के मूड में नहीं है। उसने एग्ज़ाम कराने की तैयारी कर ली है। इम्तिहान की मुखालिफत में 11 रियासतों में तलबा ने JEE मेन और नीट इम्तिहानात मुअत्तल करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। अर्जी में मांग की गई थी कि मुल्क में कोरोना वबा के बीच इम्तिहानात का इनेकाद ना किया जाए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इम्तिहानात के दौरान हिफाजत को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन सेंटर्स की तादाद 2,546 से बढ़ाकर 3,843 कर दी। नीट के दौरान एक रूम में 24 की जगह 12 कैंडिडेट्स बैठेंगे। JEE मेंस के लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स 570 से बढ़ाकर 660 किए गए हैं। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखना ज़रूरी होगा। JEE में एक सीट छोड़कर तलबा को बिठाया जाएगा। कोरोना के सिम्टम्स होने पर आइसोलेशन रूम में इम्तिहान लिखना होगा। कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सेंटर्स में नया मास्क दिया जाएगा। मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनने होंगे। JEE की एक एग्ज़ाम में 1,32,000 की जगह 85,000 स्टूडेंट्स बैठेंगे। पानी की बोतल, हैंड सैनिटाइज़र ले जाने की इजाज़त होगी।
कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने चारशंबे के रोज कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार हुकूमतों के वज़राए आला और मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग के दौरान मरकज की तरफ से रियासतों के जीएसटी बकाये की अदम अदायगी और कोरोना बहरान के दौरान तुलबा और वालिदैन की परेशानियों को दरकिनार करते हुए उन पर जेईई और नीट के इम्तिहान को मुसल्लत करने के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। सोनिया गांधी ने सबसे पहले इजलास में जीएसटी का मसला उठाया। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि इस वक्त जेईई और एनईईटी के इम्तिहानात का इनेकाद करना महफूज नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जब मरकजी हुकूमत तुलबा के मुतालबात पर कान नहीं धर रही है तो फिर तमाम रियासती हुकूमतों को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा करें। मीटिंग में महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इस हवाले से कहा कि पहले हमें ये फैसला करना चाहिए कि लड़ना है या डरना है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत पर लोगों में निफाक पैदा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए, बसूरत दीगर मुल्क में कोई और सियासी जमात बाकी नहीं रहेगी। क़ब्ल अज़ीम वज़राए आला के साथ होने वाले वर्चुअल मीटिंग में सोनिया गांधी ने सबसे पहले जीएसटी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमतों के जीएसटी बकाया जात की बर वक्त अदायगी होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि जीएसटी का पैसा एक बहुत बड़ा मसला है और अदायगी ना होने की वजह से रियासती हुकूमतों की माली सूरत हाल मुतासिर हो रही है। इस मीटिंग में राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के वज़ीर आला नारायण स्वामी, महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी शरीक हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें तुलबा के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर मरकज़ कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमें अदालत में जाना चाहिए। Respected Mamata ji and the Chief Minister, welcome and good afternoon to you all. We all seem to be getting used to this mode of communication, and who knows when we will be able to communicate directly. Well, there are a number of important issues that are related to center-state relations, and since Parliament is expected to meet in less than 3 weeks, I thought that we should have an interaction so that we can have a coordinated approach. GST compensation seems to be a big issue. Compensation being paid to states on time according to laws passed by Parliament is crucial, and I know महाराष्ट्र के ज़िले रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत को गिरे हुए 48 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ताहाल इमदादी कार्रवाई जारी है। रात गए खातून मेहरुन्निसा को जिंदा बाहर निकाला गया। मेहरुन्निसा 26 घंटे तक मलबे के नीचे दबी रहीं। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम ने मंगल की रात 10 बजे मेहरुन्निसा को जिंदा बाहर निकाल लिया। मालूमात के मुताबिक खातून का पूरा नाम मेहरुन्निसा अब्दुल अलहमदी खाजी है और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने रात 10 बजे उन्हें महफूज निकाल लिया, जिसके बाद उन्हें इलाज और मुआलजे के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। मेहरुन्निसा की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। वाज़ेह रहे कि इस हादसे में अब तक 14 अफराद की मौत हो चुकी है, जिनमें 8 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि ताहाल एक शख्स लापता है। वाज़ेह रहे कि पीर के रोज़ ज़िले रायगढ़ के इलाके महाड़ में तालाब के किनारे पर वाक़ एक 5 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। तारिक बिल्डिंग नामी इस इमारत के गिरने से अब तक 14 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। इमारत 40 फीट की थी। इमारत में 40 फ्लैट थे और कुल 84 अफराद वहां क़याम पजीर थे। रायगढ़ के ज़िले मजिस्ट्रेट निधि चौधरी ने बताया कि इमारत की तामीर का काम साल 2013 में मुकम्मल हुआ था। इमारत की तकमील का सर्टिफिकेट साल 2013 में ही दे दिया गया था। उन्होंने इमारत की खस्ता हालत को हादसे की वजह करार दिया। ज़िले मजिस्ट्रेट ने कहा था कि इस हादसे के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,41,11,571 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,66,50,927 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,24,701 की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info के मुताबिक हैं। इसी बीच मेक्सिको के नायब वजीर सेहत ह्यूगी लोपेज ने चारशंबे को बताया कि मुल्क में वबा फैलने के बाद से 1300 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स की मौत हुई है। 24 घंटे में मुल्क में 4
4,916 मामले सामने आए हैं और 650 अफराद की मौत हुई है। इसके साथ ही मुल्क में मुतासरीन का आंकड़ा 5,68,621 हो गया। अब तक यहाँ 61,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं अमेरिका में स्कूल और कॉलेज खोले जाने के बाद से अब तक मुल्क के 24 रियासतों के कॉलेजों में इन्फेक्शन के मामले मिले हैं। इन्फेक्टेड होने वाले मुतासिर होने वालों में 3,300 तलबा और स्टाफ शामिल हैं। मिसिसिपी रियासत में करीब 4,000 तलबा और 600 टीचर्स को क्वारंटाइन किया गया है। यहाँ पर सिर्फ 17 से 21 अगस्त के बीच ही स्कूलों में पढ़ाने वाले 144 टीचर्स और 292 तलबा मुतासिर मिले हैं। रियासत के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थॉमस ने बताया कि 31 स्कूलों से मुतासरीन के मामले सामने आए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और यहाँ काम करने वाले स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। हिंदुस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और फिर एक ही दिन में 67,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ताहम इसी अरसे के दौरान 63,000 से ज़्यादा मरीजों के सेहतमंद होने की भी इत्तलात हैं। चारशंबे की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद 66,151 के इजाफे के साथ मजमूई तादाद 32,34,475 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 63,173 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 24,67,759 हो गई है। एक्टिव केसेस में 2,919 मरीजों का इजाफा हुआ है और सेहतमंद अफराद की बनिस्बत नए केसेस की वजह से तादाद 7,07,267 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में जानलेवा कोरोना वायरस से 1,059 मरीजों की मौत से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 59,449 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह यानी एक्टिव केसेस का रेट 21.87% हो गया है। रिकवरी रेट 76.30% है, जबकि फैटेलिटी रेट यानी अमवात की शरह 1.84% है। तेलंगाना में कोरोना के नए 3,018 केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 10 अफराद की मौत हुई है। ताहाल फौत होने वालों की तादाद 780 तक पहुंच गई है। जीएचएमसी के हदूद में 475 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। कोरोना वबा थमने का नाम नहीं ले रही है और अब आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि कोविड-19 की वबा बदस्तूर फैल रही है, लेकिन अमवात की तादाद में मजमूई तौर पर कमी वाक़ हुई है। अलबत्ता जुनूब मशरकी एशिया और मशरकी बहरे मुतवस्सो के इलाके में कोविड-19 के केसों और अमवात में इजाफा हो रहा है। WHO ने कोरोना वायरस से मुतालिक अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि अमरीका अब तक इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दुनिया भर में रिपोर्ट होने वाले तमाम नए केसेस में से 50% बर्रे आज़म अमरीका से हैं और 39,240 हलाकतों में से 62% बर्रे आज़म अमेरिका यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही रिपोर्ट हुए हैं। WHO ने अपने बयान में कहा कि 23 अगस्त को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान कोविड-19 के 17 लाख से ज़्यादा नए केसों और 39,000 से ज़्यादा नई अमवात की इदारे को इतला दी गई है। इस तरह इससे गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में आलमी सतह पर इस मुहलिक वायरस के केसों की तादाद में 4% और हलाकतों की तादाद में 12% कमी वाक़ हुई है। WHO का कहना है कि अमेरिका के बाद जुनूब मशरकी एशिया का खित्ता कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। इस खित्ते में नए केसेस की तादाद में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 28% और अमवात में 15% इजाफा हुआ। हिंदुस्तान में मुसलसिल सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इसके पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी ये मुहलिक वायरस तेज़ी से फैल रहा है। इदारे का कहना है कि बहरे मुतवस्सो के मशरिक़ में वाक़े खित्ते में रिपोर्ट किए गए केसेस की तादाद में 4% का इजाफा हुआ, लेकिन गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान में इस खित्ते में हलाकतों की तादाद में मुसलसिल कमी वाक़ हुई है। अमेरिका दोस्ती भले ही नए बाब कायम कर रही हो, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया ने एक सख्त कदम उठाते हुए अपने शहरियों को हिंदुस्तान ना जाने का मशवरा दिया है। अमेरिका ने इस एडवाइज़री के लिए कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई है, लेकिन इस तरह की एडवाइज़री सिर्फ दहशतगर्दी, दाखिली जंग, मुनज़्ज़म जराइम और वबा जैसे असबाब से ही दी जाती है। अमेरिका ने हिंदुस्तान के सफ़र के लिए दर्जाबंदी 4 यानी लेवल 4 मुकर्रर की है, जिसे सबसे ख़राब माना जाता है। इसी दर्जे बंदी में अमेरिका ने जंगज़दा
शाम दहशतगर्दी के मरकज़ पाकिस्तान, ईरान, इराक और यमन जैसे मुल्कों को रखा हुआ है। हिंदुस्तान के लिए इस एडवाइजरी का सबब बढ़ते कोरोना के मामले बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके पेश नज़र इंतजामिया ने शहरियों को हिंदुस्तान का सफ़र ना करने की सलाह दी है। हिंदुस्तान को लेकर इस एडवाइजरी की वजह कोरोना के बढ़ते मामलात बताए जा रहे हैं। अमरीकी एजेंसियों का मानना है कि कोरोना के अलावा हिंदुस्तान में जराइम और दहशतगर्दी में तेज़ी आई है। इस एडवाइजरी में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम और इंतहा पसंदी को भी सफ़र ना करने की वजूहात में शामिल किया गया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लाखों तालीम याफ्ता अफराद मुलाजिमतों से महरूम हो गए। इन हंगामी हालात में एक तालीम याफ्ता नौजवान सहाफ़ी सैयद खदीरुद्दीन तहसीन ने अपनी तालीमी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए कोरोना वायरस के बहरान के वक्त में यूट्यूब पर आपका डॉक्टर प्रोग्राम शुरू किया, जिसके ज़रिए ज़रूरतमंद अफराद की तिब्बी रहनुमाई के लिए एक प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ शोबे हयात के डॉक्टर्स की तफसीलात और मुफ्त रहनुमाई फराहम की जा रही है। सैयद खदीरुद्दीन तहसीन ने यूट्यूब पर डॉक्टर आपका इस नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें मुख्तलिफ शोबे जात के माहिर डॉक्टर्स के उर्दू और दीगर ज़बानों में इंटरव्यूज़ भी शाये किए गए हैं। INN चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अवामी खिदमात के जज्बे से उन्होंने अवामी फलाही खिदमात बग़ैर किसी मावजे के शुरू किए हैं। उनकी काविशों के नतीजे में लाखों ज़रूरतमंद अफराद इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। प्ले करना है भाई। ऐसे मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स है, जो माहिर डॉक्टर्स है, जो आवाम को बुनियादी सेहत की मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। तो इन वीडियोस को देखते हुए अपनी सेहत के मुतालिक मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे डॉक्टर्स, अब ये जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का जो आलमी वबा चल रही है, इसमें मैंने ऐसे डॉक्टर्स को भी देखा है जो अपनी मसरूफ़ियत रखते हुए भी मेरे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन पेशेंट्स को भी उन्होंने देखा है ऑनलाइन के ज़रिए। डॉक्टर अत्तर पाशा, जितने भी मैं नाम बोला हूँ, वो पूरे डॉक्टर्स ने उन पेशेंट्स को देखे हैं ऑनलाइन के ज़रिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऑनलाइन का जिस तरीक़े से अपने पास अगर स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट की सहूलत है, तो अगर आप क्लिनिक को जाने की आस से भी और डॉक्टर्स मरीज़ को देखने की आस से भी पसोपेश कर रहे हैं, तो ऑनलाइन का सही इस्तेमाल करते हुए आप इन डॉक्टर से रुजू हो सकते हैं। और मेरे वीडियो के अंदर भी मेरा नंबर भी है, आप मेरे फ़ोन नंबर के ज़रिए भी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उन तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोरोना वायरस के अंदर कई लोग ने अप्रोच किया और डॉक्टर्स ने। लॉकडाउन में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को ज़बरदस्त झटका लगा है और दोनों ने 2,68,00,000 सारिफिन खो दिए हैं, जबकि रिलायंस जियो ने तकरीबन 1 करोड़ नए सारिफ जोड़े। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से चारशंबे के रोज़ जारी नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च से मई के दरमियान एयरटेल और वोडा आइडिया के हाथों से 2,68,00,000 से ज़्यादा सारिफ कम हो गए, जबकि उनके बरक्स रिलायंस जियो मजबूत हुआ। जब बड़ी कंपनियां ग्राहक खो रही हैं, जियो ने इन 3 माह में तकरीबन 99,20,000 सारिफिन को अपने नेटवर्क से जोड़ लिया। मई में ही वोडा आइडिया और एयरटेल से तकरीबन 94 लाख से ज़्यादा सारिफ अलहदा हो गए। रिलायंस जियो ने मई में भी बाजी मार ली, इसके नेटवर्क से 36,50,000 नए ग्राहक वाबस्ता हो गए। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेटें हासिल करने वाले इंग्लैंड के पहले फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन ने उम्मीद जाहिर की है कि वो इलीट 700 विकेट के क्लब में शामिल हो सकते हैं। 38 साल एंडरसन से ये क़यास लगाए जा रहे थे कि वो इस मौसम गर्मा में 600 विकेटें लेने के बाद क्रिकेट से सुबुकदोश हो जाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि वो मज़ीद खेलते रहेंगे। नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।